अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने अभी एक देखा, ये एक छोटा सा शो रील। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली से ये मामला शुरू हुए। बजट की स्पीच में भी थोड़ा बहुत हुआ, अपोजिशन ने किया, लेकिन उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब 3 दिन मुसलसल आते रहे और फिर आपने ये देखा ये क्या हुआ। और आज जो हमने सिंध असेंबली में देखा, जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकले, तो ये अब मामला तब पहले तो नॉर्थ से साउथ की तरफ गई। अब देखना यह है कि ये हवा अब साउथ विंड जो है ये नॉर्थ की तरफ अगर ये लेके आती है तो ये यहां से कराची से सिंध से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान तक जाती है। यही आवाज कि जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकले। तो ये क्या वाकई हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं जो इन पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, चाहे वो सूबाई असेंबलीज हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, क्या उनको ये बात पसंद है कि जमहूरियत का जनाजा कोई भी निकाल रहा है? अगर ये इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक वाहिद असेंबली है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में है, और वहां पे अगर वो चाहते तो एक बहुत अच्छा किरदार पेश कर सकते थे, एक एग्जेम्पलरी ऑपोजिशन का किरदार, ताकि पूरा पाकिस्तान देखे। और जो इस वक्त नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन है, जो पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन है, जो केपी असेंबली में ऑपोजिशन है, या फिर जो बलूचिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन है, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती कि देखें जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो जो ऑपोजिशन में जहां पे बैठी है उनका क्या रवैया। लेकिन उन्होंने आज जनाजा निकाल दिया जमहूरियत का। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। आजाद कश्मीर इलेक्शंस अब जोर पकड़ते जा रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हुए कि जिस तरह का उनका इस्तकबालिया किया गया आज़ाद कश्मीर में। और उनके भी दावा सुनने को आया कि उन्होंने कहा कि जनाब आइंदा का वजीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन कुछ इसमें अजीब सी अफवाहें हैं, या ये खबरें हैं, या इसमें कुछ समझ नहीं आ रही, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने भी कल जेलम में बात की कि बिलावल भुट्टो साहब को इतना ज़्यादा नहीं शोर मचाना चाहिए, क्योंकि कहने को और सुनने को ये आ रहा है कि शायद सिर्फ 8 दरखास्तें आई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनरल सीट्स पे इलेक्शन के लिए टिकट्स की, और 5 ख्वातीन हैं रिजर्व सीट्स पे और वो 15 ख्वातीन की। ये अब खबरें हैं, अब देखना ये होगा, क्योंकि हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर में। इनके प्राइम मिनिस्टर थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। और अब अगर ये हाल है कि 8 दरखास्तें आई हैं तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को दावा करने से पहले ज़रा सोच लेना चाहिए था। इलेक्शन इस्लाहात पर मियां शहबाज शरीफ साहब की एपीसी, और उसी दौरान जिस एपीसी में बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि बिल्कुल हम आएंगे ये इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करने के लिए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद अब खुद शिरकत से माजरत कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नुमाइंदे ज़रूर इस एपीसी में होंगे। और इसी दौरान जो है वो मरियम नवाज साहिबा को आज़ाद कश्मीर में कैंपेन की ड्यूटी दे दी गई है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मियां शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोन पर राब्ता हुआ और उसमें यह तय हुआ कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगी। अब ये इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं कादर मंदोखिल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब आपका। अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेरे साथ स्काइप पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपके भी ज्वाइन करने का। जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकले। मंदोखेल साहब, सिंध असेंबली में ये हमने देखा, शुरुआत खैर इस्लामाबाद से नेशनल असेंबली से हुई, जो भी हुआ, ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, या पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में आपने कभी ऐसी हुकूमत हुक्मरान देखे हैं जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करे हो? आप सिंध असेंबली को थोड़ा एक तरफ रखे, पहले यहाँ की असेंबली का, कौमी असेंबली की बात कर लें। दूसरी बात ये कि वहाँ से हमने पीपल्स पार्टी ने 82 कट मोशन दाखिल किए कौमी असेंबली में बजट के ऊपर। पीटीआई की अपोजिशन जो सिंध असेंबली में अपोजिशन है वहाँ पे एक भी कट मोशन दाखिल नहीं किए। और आप उनका देख ले कि आज वो चारपाई लेके, अब आप मुझे बताएं इनकी सोच देख ले।
इनकी 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 मैं क्या अल्फाज अदा करूं, बड़ा सोच समझ के अल्फाज इनके सामने अदा करने। मैं तो कहता हूं स्पीकर साहब को उनकी चारपाई जो है ना वो आज़ाद देनी चाहिए, अलाउ करनी चाहिए। ये गेट से कैसा है, सिक्योरिटी क्लियरेंस से कैसा ही निकले, जारी बात है सारी वो गुंडा तबीयत के लोग हैं, वो डरते हैं सारे उनसे। और वो चारपाई ने, अब आप मुझे बताओ, ये है रियासत मदीना के झूठे ठेकेदार जो चारपाई असम्बली पे लाएं कि ये आपको पता है तारीखी असम्बली मगरबी पाकिस्तान की असम्बली है जो सिंध असम्बली, उसमें ये हरकतें। मैं तो कहता हूँ स्पीकर साहब को उनकी औकात उसको याद दिलानी चाहिए। आए चारपाई खड़े और अपनी चेयरमैन को मिलाओ इधर, उसको सुला दो यहाँ पे, वैसे सोया हुआ है 3 साल से। अब सवाल ये पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे? ये है गुंडों का टोला, ये है बदजबान बदकलामों का टोला। तहजीब किसने सिखाई? वो नवाज शरीफ, वो जरदारी, ये इमरान खान ही सिखाई ना उनको। यहाँ कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने जहाँ पीटीवी पे हमला किए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई, जहाँ उन्होंने बदतमीजी की, वो किए ना। जो मुझे अभी इनका कोई वजीर बता रहा था कुछ दिन पहले कि बिलावल ने ये कहा कि इमरान, और मैंने कहा भाई बात सुनो, आप तो बात करो। बिलावल ने कहा आपकी एक एक रहनुमा का टॉक शो मुझे बता दे, ये कभी किसी ने ये नहीं बोला कि इमरान साहब, सब कहते हैं इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। तो सवाल ये, पहले अपने लोगों को तहजीब सिखाए, तमीज़ सिखा दे, उसके बाद आप बात करें। लेकिन आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो कि ये कहाँ पाकिस्तान ले जाए। बजट स्पीच पे जब शौकत तरीन साहब कर रहे थे स्पीच, तब शुरू हुआ ना। अली गौर बलोच साहब, उस दिन भी आपकी आवाज सबसे ज्यादा थी, और उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब आए तब भी आवाज आपकी सबसे ज्यादा थी। और आज हम देख रहे हैं कि ये इसकी आवाज बाज़गश्त जो है वो सिंध असेंबली से भी हमें सुनाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रवायतन जो प्रोटेस्ट है हमेशा अपोजिशन करती है बजट पर, कोई ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में भी होता है, बाकी ममालिक भी जो जमहूरी ममालिक हैं उधर भी प्रोटेस्ट होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो अगर आप उस वक्त की रिकॉर्डिंग निकलवाएं, तो जब मैंने नारे लगवाए, जो गालम गलूच शुरू हुई थी वो अली नवाज ने पहले स्टार्ट लिया था। जब माजरत भी किया, उन्होंने अफसोस का इजहार कर ली मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम स्टार्ट कहाँ हुआ? प्रोटेस्ट तो हमने किया जब उसने माओ बहनों की गालियाँ दी, तब एक, और मैंने किसी को पूरे हाउस में गाली नहीं दी। मेरी आप रिकॉर्डिंग निकलवाएं, अगर है तो जरूर मीडिया पे दिखाएं। नहीं, मैंने जो बात की थी कि मामला शौकत तरीन साहब की स्पीच से हो, बल्कि इमरान खान की स्पीच से, जब पहले हलफ उठाया, पहले हल्फ से, आप भी उस दिन मौजूद थे वहां पे जी, उस दिन से मामला शुरू हुआ। नहीं देखें, वो तो फिर प्रोटेस्ट तो ऑपोजिशन का तो काम है, लेकिन हुकूमत का तो काम होता है कि उस चीज हाउस को तो सुन लेना नहीं चाहिए। नहीं, लीडर इन्होंने कब सुना? इनका ऑपोजिशन का टाइम आपको नहीं याद कि इन्होंने तो इस असम्बली के ऊपर लानते भेजी, इन्होंने असम्बली के जंगले तोड़े, इन्होंने आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कब्रें खोदी, इन्होंने पीटीवी पर हमला किया, और असम्बली में जो भी आते थे कहते थे कि हम तो लानत भेजते हैं। मतलब ये है कि ये कोई जमहूरी ज़बान। और फिर जो आज सिंध असम्बली में इन्होंने किया है, मकसद ये है कि अगर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है या ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपना लहजा धीमा रखे ऑपोजिशन के साथ। लेकिन जिस नहज पे आज सिंध असेंबली का इजलास में ये मामला चला है ऑपोजिशन का, आप क्या समझते हैं कि वहां पे वो ऑपोजिशन है तो वो जस्टिफाइड है सारा? नहीं, चारपाई लेकर आप नहीं। इनकी दो सूबों में हुकूमत है, मरकज में इनकी हुकूमत है। अगर एक जगह पर ये हुकूमत छीनने में नाकाम रहे, अगरचे के इनके पास मैंडेट नहीं है, अगरचे के ये वोट लेके नहीं, वोट चुरा कर आए हैं, तो फिर भी इनको अगर एक सूबे से नहीं चुरा सके और वहां से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई है, तो आप बताएं कि इनके हाउस बिजनेस के ये हालात हैं, जैसे कि मंदो खेल साहब बता रहे हैं कि कोई एक कट मोशन तक आपने जमा नहीं करवाया, और आप होमवर्क नहीं किया बजट के ऊपर। इसी तरह से सेम इसी तरह से आप लोगों के लोगों ने तो तकरीरें नहीं सुनी थी, लेकिन कट मोशंस तो आप लोगों ने नेशनल असेंबली में दी हैं। जिस हजारों वो मतलब हमारे तो बेशुमार कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिस पर कट मोशंस पूरी ऑपोजिशन के लिए। मैं सर अपनी बात को समेटते हुए कि जो कुछ इन्होंने मतलब है कि वो जनरल इलेक्शंस में 2018 के में किया, ये कतई तौर पर जमहूरी हुकूमत नहीं है, और उसका सर्टिफिकेट जो है वो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे चुके हैं कि ये सर्टिफाइड वोट चोर है और धांधली। चलें, अंदलीब अब्बास साहिबा, जनाजा निकालने की बात हो रही है तो गुर्बत का जनाजा क्यों नहीं निकालती पीटीआई? महंगाई का जनाजा क्यों नहीं निकालती पीटीआई? बेरोजगारी का जनाजा क्यों नहीं निकालती पीटीआई? और सबसे बड़ी बात, जो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका मतलब उस तरफ उसका भी मतलब जनाजा निकाल देना चाहिए।
ये जमहूरियत का जनाजा जमहूरी लोग क्यों निकाल रहे हैं, और उस हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की, जिसकी कुर्बानियां आपको भी शायद मालूम होगी जमहूरियत के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा को मेरी आवाज नहीं गई? अंदलीब अब्बास साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा को चलें अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक बीच में आवाज गायब होगी, रिपीट कर देंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जी जमहूरियत का जनाजा आज पीटीआई सिंध असेंबली में निकाल रही थी, हालांकि जरूरत इस बात की है कि गुर्बत का जनाजा निकाला जाए, महंगाई का जनाजा निकाला जाए, और फिर बेरोजगारी का जनाजा निकाला जाए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आपके सामने है। तो ये आज जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं उस गवर्नमेंट के सामने, जिस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिसकी बाकायदा तौर पर जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमहूरियत की बात करते हैं, कहीं आपने दुनिया में कोई, मुझे आप ज़मीर साहब आप एग्जांपल दे दें कि जमहूरियत में ये हो कि एक पार्टी की चेयरमैन कहे कि जी मैं वसीयत में चेयरमैनशिप जो है वो अपने खामंद और अपने बेटे के नाम करके जा रही है, और जो बेटा है जिसने कभी भी काम ना किया हो या खामद ने कोई उनकी कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन वो कहें क्योंकि उन्होंने वसीयत कर दी, उनकी जागीर थी, उन्होंने वसीयत कर दी है, तो इसलिए मैं और ये हकदार है, बाकी जितने भी हैं कादर मंदुक है, ये कोई हकदार नहीं चेयरमैन बनने का। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर जमहूरियत में किसी किताब में, किसी जगह, प्रैक्टिकल में, एग्जाम्पल में आपने कोई ऐसी बात देखी हो तो आप मुझसे शेयर करें। मैं शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने तो आज तक ना कभी देखा ना कभी सुना जमहूरियत का ये एग्जाम्पल, नंबर 1। नंबर 2, ये भी नहीं कभी देखा कि एक बच्ची उठ के कहती है कि अबू मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, और उसको वाइस प्रेसिडेंट और उसको पार्टी का लीडर बना दें। ये जमहूरियत भी मैंने कहीं नहीं देखी। नंबर 3, ये वो जमहूरियती पार्टी है जो आजकल बहुत खिलाफ है, जो कि पैदावार ही डिक्टेटरशिप की है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो यूब खान साहब के 6 साल फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब रहे, और फिर उनका 1971 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे भुट्टो साहब, खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। और आपको ये भी याद होगा कि जो नवाज शरीफ साहब है वो तो पैदा ही जनरल जिलानी के थे, उसके बाद वो बेटे थे, वो ज़ियाउल हक साहब के थे और कहते थे कि मैं उनका मिशन आगे लेके चलूंगा। उसके बाद दोनों पार्टियों ने जनरल मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया और एनआरओ किया और सारे अपने केसेस माफ करवाए और वापस आए। तो मुझे ये बताएं कि ये जमहूरियत का नाम लेके, ये तो जमहूरियत के क्या कहते हैं, अल्लाह माफी दे, तज़हीक है, तौहीन है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है, और सारी दुनिया मजाक उड़ाती। किताबें बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन एक इलेक्टेड मेंबर्स को कहां से ये राइट मिलता है कि वो एक चारपाई उठा के पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं? माशाल्लाह आप लोग तो बहुत समझे सुलझे हुए हैं पॉलिटिशियंस, और जहां पे एक सूबे में आपकी ऑपोजिशन है, वहां से तो आपकी ऑपोजिशन को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए पूरे पाकिस्तान की ऑपोजिशन के लिए। देखिए, बात ये होती है कि आप जिस किस्म के माहौल में होते हैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं पर्सनली बिल्कुल कहती हूँ कि बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए और बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री एटिकेट्स होने चाहिए। लेकिन जब आपके वजीर आजम को पहले दिन ही घेरा डाल लिया जाए और बात ना करनी जाए और 2.5 साल बात ना करनी दी जाए, और आप कहें कि जी आप फिर बात करेंगे तो हम भी बात करने देंगे, नहीं तो आप ना करना, तो फिर वो जायज बनता है। ये और बात है कि जो एक्स वजीर आजम है खाकान अब्बासी साहब, एक्स वजीर आजम है, उठ के जाके स्पीकर को कहते हैं कि मैं तुम्हें जूते मारूंगा, और उसके बाद बाहर निकल के कहते हैं कि मैंने नहीं माफी मांगनी और मैं दोबारा जूते मारूंगा, और आज तक कहते हैं कि मैं जूते मारूंगा।
उसकी भी नजीर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इंसल्टिंग है। अंजलीब साहिबा माशाल्लाह तीसरी आप मतलब, लेकिन टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, मतलब यू आपको मेरे मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल में जो आप बात करें कि 2.5 साल किसी एक वजीर आजम को ना बोलने दें और दूसरी तरफ एक एक्स वजीर आजम जाके कहे कि मैं जूता मारूंगा, ये तो मुझे बताएं कोई इसकी मैच ही नहीं है। सही। मतलब ये वो लोग हैं। चलें इस पर बिल्कुल मैं अपने आपके जो ऑपोजिशन है उनकी भी, लेकिन अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन हमारी जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए और इसको जमहूरियत को इसी चलना चाहिए और ज़्यादा मजबूत होकर चलना चाहिए। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, वो ज़रा सुन लें। मंदोखेल साहब, इतलात ये हैं कि जी 8 या 9 या शायद 10 पूरी दरखास्तें आई हैं आपकी पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए, और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनाए बैठे हैं आज़ाद कश्मीर में। आपको याद है कि हमारी हुकूमत थी उजरा? बिल्कुल, सुल्तान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आपके उससे पहले सरदार इब्राहिम साहब थे। सही, ठीक है। आप क्या ये सोच सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हमारे 6 या 8 कैंडिडेट हो? दरखास्तें इतनी आई हैं, कल तक की बात है। अब देखिए, अब वो 5 रिजर्व सीट्स हैं ख्वातीन की और 15 उसकी दरखास्तें हैं और 9 या 10, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इतने क्यों तरमिला। फवाद चौधरी से बड़ा झूठा है कोई पाकिस्तान में ना, वो तो किराए का तर्जमान है। वो तो कल इसी बिलावल साहब की वो तर्जमानी करा था, आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब उनकी बात तो छोड़े ना, उनकी क्या पोजीशन है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये मैंने गिला किया बिलावल साहब से भी कि हमारे मीडिया सेल जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैंने कहा है बिलावल साहब से, मैंने कहा आप मुझे बताओ कि ये तो बाकायदा लिस्ट इशू है, कौन कौन से हल्के के सारे और कैंडिडेट भी जो मुकाबला था, वो मुकाबला किस तरह था वो भी सबको पता है। एक एक सीट पे हमारा कैंडिडेट, और एक नहीं कई कैंडिडेट जो दरखास्तें दी है, कैसे किसी ने कह दी है, या फवाद चौधरी की बात को लेके आप भी बैठ गए एक झूठे इंसान की, जिसका ना कुछ सुबह का पता ना शाम का पता, वो पूरे उसने क्लिप बनाए, वो पीटीआई की हुकूमत के लिए, वो पीपल्स पार्टी की, वो काफली के लिए, वो हर हुकूमत के लिए वो बनाए हुए, वो किराए का आदमी है। वो कल के उसने ये क्लिप रखा होगा किसी और हुकूमत के लिए, वहां रखेगा। इसकी क्या आप तवज्जो दे रहे? एक एक सीट पे आप सोचो, जिस पार्टी का वहां पे वज़ीर आज़म रहा हो, वो उनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे। अब कैसे? और सुल्तान महमूद चौधरी बड़े थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब वो है नहीं, वो उस तरह तो बहुत सारे आए गए, वो नहीं है। लेकिन अब वो जो कि हमारी हुकूमत थी अभी पीपल्स पार्टी की, अभी 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। अच्छा, उसके अलावा बात करें, लिस्ट बाकायदा इशू हमारे MNS के पेज पे पूरा मैं आपको व्हाट्सअप कर लेता हूँ, एक एक सीट पे कैंडिडेट का नाम के साथ किया। और फिर मुझे एक बात हुआ, कॉमन सेंस की बात है। अब क्या अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं, तो क्या बिलावल साहब उस मैदान में उतरते? मेरे इलेक्शन में जो मुकाबला था पूरा पाकिस्तान के पार्टियों के साथ, वहां बिलावल साहब नहीं आए। वहाँ हमारे जो दूसरे जो मिनिस्टर थे वो तो खैर हल्के में नहीं आते थे, जो हमारे दूसरे लोग थे जो पार्टी की जिम्मेदार थे वो थे, बिलावल सब नहीं है। यानी मेरे हल्के में जहाँ सख्त कंपटीशन था पूरे पीडीएम के साथ, पीटीआई के साथ, सिटिंग मिनिस्टर को आपने हराया। नहीं, सिटिंग मिनिस्टर के साथ साथ नहीं है, पीडीएम की 9 पार्टियों को हराया, एमक्यूएम को हराया जो 40 साल से वहाँ दहशतगर्दी कर रहा था, बैठा हुआ था। इसको हराया हमने मुस्तफ़ा कमाल को, जो पूरे एमक्यूएम के दहशतगर्दों को लेके उस रात को मैसेज चलाया कि सारे टूथब्रश लेके पहुंच जाओ, यानी पूरे दहशतगर्दी का प्लान था। फिर उसके अलावा टीएलपी को हराया जो पिछले इलेक्शन में उन्होंने 23,000 वोट लिए और अभी भी एमपीए मौजूद, सेटिंग एमपी है उसका। और फिर उसके साथ साथ मैं बताऊं कि पीटीआई की हुकूमत 50-50 करोड़ फंड, तो सवाल ये कि वहां भी बिलावल सब नहीं है, तो क्या अगर यहाँ हमारे 6-7 कैंडिडेट हो तो क्या बिलावल सब कंपेयर के लिए जाएंगे इस पर? और मैं आपको अब लिस्ट कर लेता हूँ, अभी व्हाट्सअप कर लेता हूँ ये सारे एक एक कैंडिडेट के नाम के साथ। और मैं फिर दोबारा गिला करूंगा कल इंशाल्लाह कि ये मीडिया ने इसके रिस्पांस में ये जो लिस्ट जो मेरे पास है, मैं मीडिया सेल का कोई नुमाइंदा मेंबर नहीं हूं, जब आप मीडिया सेल ने ये लिस्ट मीडिया को क्यों नहीं दी? लेकिन बिल्कुल ये तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सोचना चाहिए। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मंदोखेल साहब को ये जिम्मेदारी दे दें, कम से कम के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। अली गौर बलोच साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब ने, चलो वो बात की, वो आगे चलते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी कैंपेन को, मियां शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं लीड कर रहे? देखें, ये पार्टी के जो हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वही जिम्मेदारी का तयन करते हैं। और आपको पता है कि पिछले 30 साल से ये प्रोपोगंडा किया जाता है
कि शरीफ ख़ानदान में आपस में इत्तेफाक नहीं है दराने, तो आज उसका आप देख लें कि खुला शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहबा हो, हमारा कोई टिकट होल्डर हो, MNA हो, MP हो, आम वर्कर हो, कायद हमारे मियाँ नवाज शरीफ है। ये तो पार्टी की वर्किंग है जिसका तयन कायद करते हैं कि किस जगह पर कौन बंदा जाकर पार्टी की जिम्मेदारियाँ निभाएगा। वो शहबाज शरीफ साहब को हुक्म देंगे तो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, मरियम नवाज साहबा को देंगे तो वो जाएंगे, हमजा साहब को कहेंगे तो वो जाएंगे। बहरहाल ये तो एक बात क्लियर है कि उनमें कोई किसी किस्म की दरार नहीं है और कोई किस्म, और ये प्रोपोगंडा अपनी मौत खुद मर चुका है। दूसरी बात ये है कि जो पहले बात कर रहे थे आप कि जिसका अंदलीब साहिबा ने जिक्र किया, अंदलीब साहिबा का उस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है जिसके वज़ीर उठते हैं, शादी के फंक्शन में जाते हैं और सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद कर देते हैं। अंदलीब साहिबा का उस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है कि जब इनके मिनिस्टर असम्बली से उठते हैं, टॉक शोज़ में जाते हैं और जूते टेबल के ऊपर रख देते हैं। अंदलीब साहिबा का उस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है जिस पार्टी के वज़रा और MNA असम्बली के सामने होती हुई मीडिया टॉक जो मुस्लिम लीग नून है, एक खातून मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ऊपर उनके गुंडों के जरिए हमला करवा देते हैं और उनकी तस्दीक करते हैं। इनका उस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है कि जिनकी ख़वातीन मतलब है कि इस कदर मतलब है कि वो अपनी लाइन इखलाकियात की अबूर करती हैं कि टॉक शोज में ये मंदो खेल साहब हमारे सामने सबूत बैठे हुए हैं कि इनके गले पड़ जाती हैं और इनका गिरबान पकड़ लेती हैं और वो पूरी कौम ने वो तमाशा देखा मर्दानावार मुकाबला करना चाहती हैं, बराबरी, बिल्कुल, मर्दाना, क्या बुराई है, मतलब अगर किसी के गले पड़ जाना, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, हाँ, इसका मतलब है इक्वल राइट ये है कि आप खवातीन जो हैं वो मर्दों के साथ मेरे प्रोग्राम में नहीं हुआ था और मैं चाहूंगा कि वैसे ना हो नहीं, लेकिन मकसद ये है कि ये लेक्चर देंगे किसी को ताज़ीम को, और वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनकी तो ये ग्रूमिंग हुई है कि इन्होंने असम्बलियों की जंगले तोड़े हैं, इनकी ये ग्रूमिंग है कि इन्होंने असम्बलियों पे लानते भेजी हैं। आप पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल सही है। मैं जरा जाना चाहूंगा अंदलीब साहिबा की तरफ, अंदलीब साहिबा की तरफ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि आप ही की पार्टी थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा भी बोला हुआ है, तो वो भी कुछ याद कर लें। वो भी कोई इतना नहीं है और अपने दोस्तों के खिलाफ काले कोट पहन के भी गए हैं आप, लेकिन चले अंदलीब साहिबा बनाए थे झूठे और झूठे रेफरेंस बनाने के बाद 2 दफा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने बेंच से भागना पड़ा था। अली गौहर बलोच साहब, कोई छोटी बात नहीं थी। 2 दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोस्त रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका बनाया रेफरेंस फेंकना वो राइट है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना। अंदलीब साहिबा से बात करते हैं। अंदलीब साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या बात की आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, ये जरा सुन लें। ये याद रखिएगा मंदोखिल साहब, ये आपसे मैं पूछूंगा, PDM का आप लोग हिस्सा नहीं है इस वक्त भी, और उन्होंने कहा कि किसी का भी एतमाद। अंदलीब अब्बास साहिबा, शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रहेगी, यानी कि हमारा जो कश्मीर पे मौक़िफ़, तो आप ये इलेक्शन चोरी करने के प्लान कर रहे हैं कश्मीर का? देखिए, मैं तो हैरान हूँ ज़मीर हैदर साहब, वो पहले ही इलेक्शन हार गए, उनको पहले ही पता है कि इनको फेंटी पड़नी है, तो इसलिए वो पहले ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जी बाद में जब हार जाएंगे तो कहेंगे हमने पहले कहा था। हैसियत इनकी ये दोनों की कि आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देखें, क्या ये मरियम नवाज जी बड़ा कोई हमने तीर मारा उसको वहां भेज के दोबारा भेज रहे हैं, बिलावल भी वहां बैठे रहे, कितनी कैंपेन किया, क्या कुछ किया, और जरा नतीजा देखें वहां क्या है। मतलब आप सोचें कि अभी भी पूरी पार्टी में इनको और इनके इतने सीनियर लीडर्स हैं, किसी को नहीं भेज रहे, बेटी को भेज दें, ये जमहूरियत है कि बाकी कोई काबिल नहीं है क्योंकि वो उनके खून का, उनकी औलाद का, उनका क्या कहते हैं समधी, फुफ्फो, बेटा, भाई, भतीजा नहीं। पहली तो ये बात है। तो जब ये जाते हैं ऐसे इलाकों में ये चीजें जो हैं, अब लोगों में बहुत अवेयरनेस है और उनको पता है कि भाई ये पहले हमने इनकी गुलामी की, हमारे बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और ये इनको पता है, इसीलिए ये लूजर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लूजर स्टेटमेंट होती है कि जी हम हार जाएंगे तो इनकी धांधली की वजह से हारेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन इज दिस? ये किस किस्म की सियासी बसीरत है
कि आप पहले ही झंडे गाड़ रहे हैं कि जी हम हार गए हैं, और हम हार गए इसलिए क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है। तो इसका मतलब यही है कि इनको पता है कि इनकी क्या हैसियत है। और दूसरा, कश्मीर के अंदर तो इनका 2-3 मसले बड़े नुमाया है। देखिए, एक तो भाग गए नवाज शरीफ साहब, मफरूर, एब्सकॉन्डर, मुजरिम, कॉन्विक्ट, हर किस्म की अदालत ने उन पे वो लगाई है, और बाहर फिर भी भागे। अच्छा, छोटे मियाँ साहब जो थे वो भी भाग रहे थे, रात के 12 बजे छुप के भागने लगे, पकड़े गए। तो जब आपका लीडरशिप वैसे भाग जाए, दूसरा जो लीडर खड़ा है वो ये कह रहा है जी हम हार जाएंगे, लेकिन हम हारेंगे क्योंकि धांधली होगी, तो आप मुझे बताएं कि किस किस्म की नालायक और नाअहल तरीन ऑपोजिशन है ये। 11 जमातें मिलके, मैं तो पता नहीं कब से और आप भी पता नहीं कब से सुन रहे हैं कि जी हुकूमत गई, फलाना गई, दिसंबर में गई, जनवरी में गई, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, शॉर्ट। नाअहल और नालायक हुकूमत, इतनी ऑपोजिशन इन्होंने गलत। और अब आप देखें, 3 दिन से अखबारों में क्या आ रहा है, 3 दिन से अखबारों में आ रहा है कि इन्होंने कहा कि जी सड़कों पे तो हम निकल नहीं सकते, फ्लॉप हो गए लॉन्ग मार्च, हम अब टफ टाइम देंगे मिलके पार्लियामेंट में। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई को भी ये हदायत दी है कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। इस पर भी मजीद बात करेंगे। अंदलीब साहिबा ने जिस बात का इशारा किया कि शायद पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन ये जमहूरियत के चैंपियंस हैं। नाज़रीन, मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, ये जो इलेक्शन इस्लाहात पर APC बुलाई है, अभी शायद खाका नवासी की बात सुनी है, उन्होंने कहा जी कि वो PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी और ANP, तो कमज़ोर नहीं पड़ रही ऑपोजिशन इस बात से? नहीं, जो APC बुलाई गई है उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और उसमें जब उस पर मुशावरत होगी, PDM में तो देखें, PDM में तो इस वक्त जो पार्टीज अलग होगी हैं वो अलग है, लेकिन आपको पता है कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं वो मुशावरत के साथ हाउस का बिजनेस जो है, बाबर अवान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की जो थी सजेशंस ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, वो बिल्कुल शॉट डाउन कर दिए, और वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में आके बात करें। आप इस पे APC वगैरह बुला के क्या करेंगे? APC बुलाएंगे, तमाम अपोजिशन की पार्टी इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग ANP, तमाम पार्टीज मुशावरत के साथ। ये APC सिर्फ अपोजिशन की है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन? गवर्नमेंट तो उस बात पर यकीन ही नहीं रखती। वो तो आपको पता है, वो तो हाउस में जो है वो बिल्डोज करते हैं। आपने लेजिस्लेशन में देखा कि जिस तरह से उन्होंने बिल्डोज किया, वो तो चाहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिस तरह से 2023 के इलेक्शन RTS सिस्टम के जरिए चुराए गए, अब 2018 के 2023 के जो इलेक्शन हैं वो इस मशीन के जरिए चुराने की प्लानिंग की गई है। और मैं मोहतरमा को बताता हूं इनकी आंखें खोलने के लिए कि जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में आपकी पंजाब में एक नाम नेहाद हुकूमत है, एक नाम नेहाद हुकूमत आपकी मरकज में है, एक नाम नेहाद हुकूमत आपकी KPK में है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में इनको शिकस्त फाश हुई, डस्का की अवाम ने आपकी वोटों के साथ पिटाई की, फिर वजीराबाद की अवाम ने आपकी वोटों के साथ पिटाई की, फिर आपके घर के अंदर घुसकर आपका पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको, मतलब है कि वो कितनी बुरी तरह से आपके घर के अंदर पिटाई हुई जब खटक साहब के हल्के में नौशहरा में और सबसे बढ़कर ये कहते थे कि वोडा साहब जीते हैं। और मैं तो पहले बता, वोडा साहब वाला जो हल्का खाली हुआ, ये मंदो खेल था बैठे, 6 नंबर में PTI आई, कराची की अवाम ने इनको किक आउट किया वहां से। चलें, वो फिर शायद आज इसीलिए जमहूरियत का जनाजा निकालने के लिए पहुंच गए थे, बदला ले रहे होंगे ना। साहबा की बात ये मंदो खेल साहब की वजह से आज बदला लेने गए हैं। नवाज साहबा वो लीडर है जो 2 दफा जेल में गई हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड कर रही है। सही मंदो खेल साहब, ये घुस बैठी है, तो सियासत की बात ना करें। बात ये है कि अभी ज़्यादा दूर न जाए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक PTI की हुकूमत कोशिश कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पोस्टपोन हो। याद है, मीडिया पे आई, इलेक्शन कमीशन ने तारीख का अनाउंस कर दिया। टॉक शो में लोग पूछ रहे थे, एंकर हजरात, कि भाई ये पोस्टपोन हो रहा है। हमने कहा नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, जब कराची का NA 249 का इलेक्शन हो सकता है तो ये भी हो सकता है।
दूसरी बात, आपने शायद खान अब्बासी साहब की वो सुना ही, वो मेरे ख्याल में अभी तक वो सदमे से निकला ही नहीं है। कोई मिफ्ता इस्माइल के इलेक्शन में जिस तरह उसने दिन रात एक करके खुद मुझसे पहले ये और साबिक गवर्नर वहाँ बैठे हुए थे, और वहाँ जिस कमरे में स्कैनिंग हो रही थी उसके सामने बैठ के और सब चीज़ मॉनिटर की है। और जब उनके पास रिजल्ट पहले से आ चुका था, एक चैनल मुझे उस पर लिया है, तो टीएलपी दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे। बहरहाल वो उसकी अपने ज़ाती दोस्त है, वो सदमे से अभी तक निकला नहीं। वो अगर वो सदमे से निकल आए तो मैं इनको ये याद दिला दूँ, बलोच साहब इस बात की गवाही देंगे, अभी पिछले हफ्ते जब शहबाज शरीफ साहब आए थे और बिलावल साहब थे और मौलाना असद साहब थे, तो खुद शाहिद खान अब्बासी साहब उसी मीटिंग में बैठे हुए थे। ठीक है, मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन मैं शुक्र बहाल हो चुका हूं। मैं नहीं कह सकता हूँ ना अब बहाल हो, ये पुराना अधिकार नया अधिकार है। अभी जो एपीसी शहबाज शरीफ साहब की बुलाई गई है, वो बिलावल साहब को उन्होंने फ़ोन किए, मौलाना साहब को फ़ोन किए, तो शाहिद खान अब्बासी साहब को नहीं पता शायद इस वक्त के वो दोबारा भर के। बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत की नाली और निकम्मपन की कि इन्होंने टूटे हुए पीडीएम को दोबारा नहीं। तो ये आप इलेक्शन इस्लाहात पार्लियामेंट में क्यों देखिए, इलेक्शन इस्लाहात किस बात की है? अभी जैसे बलोच साहब ने बात की है, ये जो इस्लाहात करे, जरा इनसे पूछो कि आपकी अपनी इस्लाहात, आपकी अपनी इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर चुका है, और इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा आइन में जो है ना वो उसकी सहीफा नहीं है, आप इसमें तजावीज दे सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, या तो मैं तो नहीं कहता हूं इलेक्शन कमीशन आजाद है, मैं तो नहीं कहता हूं नेब आजाद है, ये दोनों हुकूमत की जिले अदारे और उनके असर उसुक में है। ठीक है, ये तो सबको पता है। और अगर ये कहते हैं नारे लगा रहे है, मोहतरमा की पार्टी भी ये नारे लगा रहे कि इलेक्शन कमीशन आजाद है, तो उसी इलेक्शन कमीशन ने उनको आइन में मुदाखलत की और आइन पर ज़र्ब मारने की बाकायदा लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर का कहा है। अच्छा, और इसी इलेक्शन कमीशन में जिसको ये आजाद कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं आजाद है, इसी इलेक्शन कमीशन ने इनको रिजेक्ट किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है क्या? जब इनका वो आरटीएस सिस्टम जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए वो बैठ गया, वो ये है सिस्टम क्या? अब आपको मैं अभी 1.5 महीना पहले जो मेरे हल्के में कराची में इलेक्शन हुआ, आप यकीन करेंगे 6-7 खवातीन, हमारी पश्तून खवातीन, वो जो इलेक्शन कमीशन की, तो उसके साथ जो नुमाइंदा था, बंदा था घर का, उसने बोला कि भाई अंदर मुझे नहीं छोड़ रहे, ये बेचारी तो जानती ही नहीं क्या। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने मेरे जो पीपल्स पार्टी का तीर के निशान उसके बराबर में कलम किया, कलम और तीर एक जैसे दिखते हैं, वो नहीं करे। तो आप मुझे बताओ, ये खवातीन, ये हमारे बुजुर्ग खवातीन क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ऑपरेट कर सकता है? क्या इस टेलीफोन को, स्मार्टफोन को हमारे यहाँ कितनी % लोग जानते हैं? सही, तो ये किसे करे? ये असल में एक बटन से पूरा 2023 का इलेक्शन जो है चुराने के चक्कर में, और एक बटन से 2023 का इलेक्शन चुराने के चक्कर में अंदलीब साहिबा। लेकिन चुराने नहीं देंगे इंशाल्लाह। देखिए, बड़ी माशाल्लाह ये खुद जिसको कहते हैं इनके कायद कहते हैं 1970 से लेके आज तक, जिसको कहते हैं कभी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, हमेशा धांधली हुई है। तो मतलब 4 दफा पीपल्स पार्टी धांधली से आई, क्योंकि खुद मानते हैं, और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि कभी फेयर नहीं हुए, तो 3 दफा वो धांधली से आए, और हर दफा जो मर्जी हो एक पार्टी कहती धांधली है। अब इसको अगर ये पढ़ा भी नहीं, इन्होंने देखी भी नहीं वो मशीन, ये मशीन तो इंडिया में भी यूज होती है। इंडिया के अंदर भी जो जनरल पॉपुलेशन है बूढ़ों की, ये वो हमारे जैसी है। पहली बात तो ये कि इन्होंने हर दफा शोर मचाया, इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस की कि जी वो रूरल एरियाज में तो वाईफाई नहीं होगा, नेट नहीं होगा। भाई उसको वाईफाई और नेट की जरूरत ही नहीं है। वो मशीन जो है वो इतनी सिंपल है, वो बनी इसलिए है कि लोएस्ट केडर जो है वो भी उससे ऑपरेट कर सके। और सब मानते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट धांधली क्रिएट करता है। जितने लोग होंगे, जितने बीच में इन्वॉल्व होंगे, दुनिया की हर रिसर्च कहती है उतने ज्यादा चांसेस है धांधली के। जितना आप उसको ऑटोमेट कर देंगे, धांधली के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये धांधली चाहते हैं, क्योंकि ये खुद मानते हैं कि 7 दफा ये मिलकर धांधली की पैदावार है। अब अगर ये धांधली खत्म हो जाए, इसका एग्जांपल है सेनेट के इलेक्शन। अंदलीब साहब क्विकली बता दें कि इंटरनेट के बगैर वो मशीन रिमोट एरिया से डेटा कैसे ट्रांसफर करेगी? मतलब वो मैनुअली कोई बंदा उठा के लेके आएगा मशीन? नहीं, उसकी देखें, इंटरनेट उसके लिए नहीं चाहिए कि उसको जब लोग वोट दे रहे होंगे उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। इंटरनेट तो बाद में, जैसे आप ईमेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंटरनेट तक लेकर जानी पड़ेगी मशीन। चलें, लेकिन ये बहुत टेक्निकल लाइन है, मैं खुद इतना टेक्निकल नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब आपका भी, और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।